तू अपना सामान बांध और यहाँ से दफा हो जा। और हाँ, अपने चोंदू मोंदू बच्चों को भी लेके निकल यहाँ से। और सुन, आज से चांदनी मेरे साथ रहेगी। मैंने चांदनी से शादी करने का फैसला किया है। दिल्ली की एक बस्ती में मंजू अपने पति के साथ झोपड़पट्टी में रहती थी। मंजू की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। मंजू का पति वसंत कोई काम नहीं करता, बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर बैठकर जुआ खेलता और शराब पीता रहता था। यही उसका काम था। मंजू बहुत दुखी रहती थी। गरीबी की हालत देखकर क्या बनाए क्या खाए, यही चिंता उसके मन में बस बनी रहती थी। वसंत शराब के नशे में मंजू को बहुत मारता पीटता रहता था और बहुत बुरा भला बोलता था। एक दिन वसंत नशे की हालत में घर आता है और मंजू से कहता है, ओरी मंजू, मुझे उधार के पैसे चुकाने हैं। जो भी पैसे तुम्हारे पास है वे सब मुझे दे दो। और हाँ, शादी का मंगलसूत्र भी निकाल देना, मैं उसे बेचकर अपना सारा उधार चुका दूंगा। सुनो जी, मेरे पास हमारी शादी की एक ही निशानी बची है, वो भी तुम मुझसे लेना चाहते हो, मैं आपको कैसे दे दूं? मुझे मना करती है? तेरी इतनी हिम्मत, पति से जबान लाती है तू। अब जल्दी से अपना मंगलसूत्र निकाल के दे मुझे, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। वसंत जबरदस्ती बक्से में रखा मंगलसूत्र निकाल कर उसे बेचने चला जाता है। मंजू बहुत रोती है और पिंकी उसे बहुत समझाती है और उसे चुप कराती है। मंजू पिंकी को रूखा सूखा खिलाकर सुला देती है। मंजू सारी रात वसंत के इंतजार में काट देती है। अगली सुबह वह देखती है वसंत किसी लड़की के साथ घर आया है और मंजू से कहता है, तू अपना सामान बांध और यहाँ से दफा हो जा। और हाँ, अपने चोंदू मोंदू बच्चों को भी लेके निकल यहाँ से। और सुन, आज से चांदनी मेरे साथ रहेगी। मैंने चांदनी से शादी करने का फैसला किया है। आप कैसी बात कर रहे हो? इसके लिए मेरा मंगलसूत्र आप ले गए थे? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर सकते हो? मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे मत करो, ये बच्ची की क्या गलती है? ये सब मुझे नहीं पता। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से, लेकिन अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा चांदनी कितनी परेशान हो रही है तुम्हारी शक्ल देखकर? वसंत को मंजू और उसकी बेटी के आंसुओं की जरा भी फिक्र नहीं हो रही थी। उसके सर पर तो चांदनी से शादी करने का भूत सवार था। वसंत को मंजू और उस रोते हुए बच्ची पर बिल्कुल दया नहीं आती। मंजू उस वक्त एक बेसहारा माँ थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यह जाने बिना ही मंजू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। पिंकी और मंजू सुबह से ही भूखी थी। रास्ते में चलते समय पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुको बेटा, मैं देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। मंजू थोड़ी दूर आगे चलती है तो वह देखती है एक जगह सड़क बनने का काम चल रहा था। तो वह ठेकेदार के पास जाकर उसे बोलती है, भैया कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम कर लूंगी, मेरी बच्ची भूखी है। ठीक है, सीमेंट को उठा के फर्स्ट फ्लोर पर रखना है। यहाँ पर और भी औरतें हैं जो यही काम कर रही हैं। शाम तक की दारी 200 रुपए मिलेगी। हाँ सेठ जी, मैं कर लूंगी। फिर मंजू पिंकी से कहती है, मैं काम कर लेती हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। पिंकी बेटा, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मंजू पूरा दिन सीमेंट की बोरी को उठाकर पहली मंजिल तक पहुँचाने लगती है। मंजू का गला सूख रहा था, पर अपनी बच्ची की खातिर वह काम करते रहती है। शाम के वक्त ठेकेदार ने उसे 200 रुपए दिए। मंजू ने उस पैसों में से कुछ पैसों की रोटी सब्जी खरीद ली और अपनी बच्ची पिंकी के साथ मिलकर खाया। मंजू के पास रात गुजारने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वह बस पकड़कर अपने भाई के घर चली जाती है। मंजू अपने भाई के घर पहुंचते ही वह सारी बातें अपने भाई को बताती है। मंजू का भाई विनोद अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। विनोद की पत्नी कमरे में ले जाकर विनोद से कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है यहाँ पर। तुम इसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो, वरना मैं अपने बच्चों को लेके मायके चली जाऊंगी, फिर देखते रहना। अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? रात के अंधेरे में मंजू को कैसे जाने के लिए कह दूं? तुम सुबह तक का इंतजार तो करो, मैं उससे बात करता हूँ। मंजू यह सब बातें सुन लेती है और रो पड़ती है। अगली सुबह होती है, विनोद उठता है और मंजू उसके कमरे में जाती है और बोलती है, भैया मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली है, बस कुछ दिनों की ही बात है, आप मुझे आसरा दे दो। जैसे ही कोई इंतजाम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी कोने में मेरी बच्ची को रख लो प्लीज भैया। मैं क्या करूँ मंजू, तुम अपनी भाभी का स्वभाव तो जानती हो ना, फिर भी मैं उससे बात करता हूँ। तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। और हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी को समझाने की कोशिश करूंगा। विनोद अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, कुछ दिन के लिए मंजू को घर पर रहने दो, कोई इंतजाम होते ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। विनोद की पत्नी कुछ दिनों का सुनकर मान जाती है। मंजू की बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वह अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाए। मंजू भगवान को याद करके रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और मंजू आसपास की जगह पर नौकरी खोजने के लिए निकल जाती है कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। मंजू के पीछे विनोद की पत्नी उस बच्ची पर बहुत अत्याचार करती है, बिना मतलब का उसे मारती है। एक दिन की बात है, जब मंजू काम ढूंढने के लिए बाहर गई थी तो विनोद की पत्नी ने पिंकी को बहुत मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पिंकी इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ से मंजू गुजर रही थी।
वह अपनी बच्ची को यूं सड़क किनारे बैठा देख हैरान हो जाती है। पिंकी यहाँ कैसे आ गई? माँ, मामी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बहुत मारा। इतना सुनने के बाद मंजू को अपने भाई के घर जाने की हिम्मत नहीं होती। वह वहीं बैठ जाती और धीरे धीरे रात होती है। तभी पिंकी कहती है, माँ, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि बेटी, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। माँ, पता है, कल मामी टीवी देख रही थी। टीवी में ऐसे ही एक औरत को घर से निकाल दिया था। तो पता है माँ क्या हुआ? उसकी मदद भगवान ने करी थी। मंजू ने अपनी बेटी की मासूमियत भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसे अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी कि अब क्या होगा। तभी पिंकी की बातें सच हो गई। वहाँ एक देवी प्रकट होती है और देवी कहती है, मंजू, मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन अब चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता अब खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारी बच्ची को एक जादुई गाउन देती हूँ। उस जादुई गाउन से तुम कोई भी इच्छा प्रकट करोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर देवी पिंकी को एक बहुत सुंदर गाउन देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। गाउन देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। फिर पिंकी कहती है, माँ, देखो ना, ये गाउन कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, देवी माँ ने तो हमें रहने के लिए कुछ दिया ही नहीं। पिंकी के इतना कहते ही वहाँ खुद ब खुद एक बड़ा गाउन का घर प्रकट होता है। अब मंजू अपनी बच्ची के साथ उस गाउन के घर में जाती है तो वहाँ देखती है उनकी जरूरतों के सामान की सारी चीजें होती है। यह सब देखकर मंजू माता रानी का शुक्रिया अदा करती है और उस गाउन के घर में अपनी बेटी पिंकी के साथ खुशी खुशी बिताने लगती है।